हेलो फ्रेंड्स, आज हम गवर्नेंस की क्लास में चल रहे हैं। टॉपिक है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर नियंत्रण। इसमें हम कल लेजिस्लेटिव कंट्रोल या विधायी नियंत्रण पढ़ चुके हैं। आज अपन को पढ़ना है जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली बात आती है, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहला, मीनिंग क्या होता है इसका, जुडिशियल कंट्रोल का। दूसरा इसके बेसिस क्या है, आधार क्या है इसके, ठीक है। तीसरा, स्कोप क्या है, मतलब इसका क्षेत्र क्या है, कब करेगी कंट्रोल जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, मतलब उसकी सीमाएं क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि जुडिशियल कंट्रोल का मीनिंग क्या है। दोस्तों एक बात बताओ, तुम किसी सड़क से जा रहे थे, पुलिस वालों ने तुमको उठाया और किसी जुर्म में उठा के तुमको जेल में बंद कर दिया, या तुम अपने घर बैठे थे चुपचाप, 5 पुलिस वाले आए तुमको अरेस्ट करके ले गए। नेक्स्ट, इतनी ऐसी एग्जांपल देता हूं, तुम किसी गांव में रहते हो, पुलिसकर्मी आए और कोई अपराध के मामले में तुम्हें जेल में डाल दिया और कोर्ट में पेश करके बंद करा दिया। एक बात बताओ, ऐसे में आप क्या करोगे? क्या जेल में बंद रहोगे? नहीं, आप न्यायालय में अपील करोगे। क्यों? कोर्ट में अपील करोगे कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं अपराधी हूं। तो पहली बात आप ये समझ लें, अच्छी तरीके से समझ लें, मान लेते हैं कि किसी पुलिसकर्मी ने मुझे पकड़ के जेल में डाला। तो पहली बात, जब पुलिस ने मुझे पकड़ के जेल में डाला तो मैं अपराधी नहीं हूं, आई एम नॉट क्रिमिनल। पुलिस सिर्फ हमको ले जाके खड़ा करेगी। कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होता जब तक उसको अदालत उसे मुजरिम करार ना दे। यही कारण है कि जब पुलिस किसी को किसी मामले में जब जेल में बंद करती है तो उस पर काला कपड़ा लगा लेती है चेहरे पर, ताकि उसकी पहचान गोपनीय रहे। मान लो पुलिस ने किसी को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया, तो कोई जरूरी थोड़ी है अदालत उसे बलात्कारी ही साबित करे। भाई कि कोई व्यक्ति है और अदालत ने कह दिया, पुलिस ने मान लो बिना कपड़ों के उसको अरेस्ट कर लिया और अदालत ने कह दिया कि ये निर्दोष है, तो ऐसे में तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। इसीलिए पुलिस कपड़ा लगाती है, ताकि अगर कल को अदालत उसे निर्दोष करार दे दे तो उसकी छवि खराब ना हो। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, यदि आपके साथ कोई समस्या उत्पन्न हो, यदि पुलिस या कोई प्रशासन आपके अधिकारों का हनन करे या कोई समस्या हो, तो कोई व्यक्ति अदालत जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। इसी को जुडिशियल कंट्रोल कहते हैं। दोबारा सुन लो इसको, जब न्यायपालिका जनता के मौलिक अधिकारों, ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन पर कंट्रोल करती है, ये प्रशासन इस पर कंट्रोल करती है, तो इसे जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके सामान्यतः 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, जनता के मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, ताकि पुलिस आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके। दूसरा आपकी स्वतंत्रताओं जो होती हैं, स्वतंत्रताएं मतलब जो लिबर्टी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना मतलब सरकार आप पर जबरदस्ती कोई प्रतिबंध ना लगा सके, सरकार आपसे जबरदस्ती किसी चीज की ना कर सके। वो जैसे अब ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करोगे आप, ये तो सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए कर रही है, आप ही के लिए कर रही है। लेकिन हाँ, कोई अत्याचार करती है तो आप उस लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जा सकते हो। समझ में आ गया होगा मीनिंग क्या है इसका? दोबारा समझ लो चाहो तो। मीनिंग इसका होता है, जब न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, दूसरा कानून के अनुसार काम हो, और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए जब प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करते हैं तो उसे जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है इसका बेस क्या है, मतलब ये कब करती है, ठीक है। मतलब ऐसे क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्या आधार है कि न्यायालय ऐसा करता है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि एक ब्रिटिश एडवोकेट थे
A.V. डाइसी ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब होता है जो काम होगा वो कानून के अनुसार होगा, कानून के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होगा। क्लियर हो गया। और न्यायालय इस कानून के शासन की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं। मैं चोरी करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा, नरेंद्र मोदी चोरी करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे, रिक्शे वाला चोरी करेगा तो वो भी जेल जाएगा, सब बराबर है। इसका मतलब ये है पहला। ठीक है। दूसरा, प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता, मतलब आपके अधिकार सबसे ऊपर है, उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, किसी भी कीमत पर किया जाएगा, उनका उल्लंघन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सरकार, आपको पुलिस वाले आपको मार मार के आपकी जान निकाल दें, नहीं, आपके अधिकार हैं, आपके प्रोटेक्शन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको राइट मिला हुआ है। नेक्स्ट, तीसरा, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर को कहते हैं स्वैच्छिक शक्ति का अभाव। मतलब स्वैच्छिक शक्ति होगी, अर्थात स्वैच्छिक शक्ति का मतलब होता है मनमानी, अर्थात मनमानी नहीं चलेगी। स्वैच्छिक शक्ति, मैंने क्या बोला? स्वैच्छिक शक्ति या मनमानी शक्ति का अभाव, एब्सेंस। मतलब मैं पुलिस वाला हूं, मेरा मन कर रहा है आज इसको गिरफ्तार करेंगे, या ऐसा नहीं होगा, मनमानी नहीं चलेगी आपकी। आप कहोगे कि मेरा मन है ऐसे गिरफ्तार करना, नहीं। अगर उसने अपराध किया है कानून के अनुसार तो उसकी अरेस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अर्थात न्यायालय इन 3 परिस्थितियों में, मतलब कानून के साथ अगर भेदभाव किया जा रहा है तो, दूसरा अधिकारों का बचाने के लिए, और तीसरा कोई मनमानी करे तो प्रशासन पर नियंत्रण कर सकता है। यहां तक क्लियर है। इसके अतिरिक्त, इसे मिटा देते हैं, इसके अतिरिक्त ऐसे कौन कौन से मौके होंगे जब आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हो। इसी को स्कोप कहते हैं, मतलब उसका क्षेत्र कहते हैं कि आप कब कोर्ट जाओगे, इसके कितने चांसेस हैं। तो जनरली इसके 5 चांस बनते हैं। पहला लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकार का अभाव। इसका मतलब है, मान लो डिस्ट्रिक्ट ए ये रही, डीएम का ये एरिया है, और इस डीएम ने बिना किसी वारंट के या बिना किसी कानून के किसी बंदे को बी डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट करवा लिया। अब जब मेरा एरिया ही नहीं था वहां पे, तो मैं अरेस्ट कैसे करा सकता हूं? तो इसका मतलब मैंने उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, तो उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार या उसके कोई भी अपने कोर्ट जाकर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्षेत्राधिकार का अभाव होने के कारण अरेस्ट किया गया है, तो न्यायालय बचाएगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, एरर ऑफ लॉ, कानून की गलती, मतलब जब कानून के अकॉर्डिंग ऐसा कोई काम हो जाए जिससे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो, तो उसे एरर ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब कोई ऐसा कार्य हो जाए जो किया तो कानून के अनुसार था, लेकिन कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिसके कारण उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, तो उसे एरर ऑफ लॉ कहेंगे। तीसरा, एरर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, इसका मतलब है तथ्यों का पता लगाने में गलती। इसका मतलब मान लो कोई काम किया था और उसमें हमने फैक्ट पता किए और फैक्ट कुछ गलत पता कर लिए और उसमें गड़बड़ हो गई। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोसी नदी में बाढ़ आ गई, नीतीश कुमार सरकार ने बोला हर किसान को 2000 रुपए बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, राहत का।
डीएम से बोला कि पता करो कितने किसानों का नुकसान हुआ है, तो डीएम ने बताया सर 400 किसानों का नुकसान हुआ है। तो नीतीश ने बोला सबको 2-2 हजार रुपए दे दो बीघा के हिसाब से, ठीक है जैसे भी है। बाद में सबको दे भी दिए। बाद में कुछ किसान पहुंचे कोर्ट में और कोर्ट में बोला कि साहब हमको मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट पूछेगा डीएम से भाई इनको क्यों नहीं मिला, तो डीएम पता करवाएगा। तो पता करवाएगा, मालूम पड़ा कि भाई ये तो टोटल बंदे थे 600 थे, लेकिन बाई चांस को कैलकुलेशन में या कुछ पता लगाने में हमसे ऐसी मिस्टेक हो गई जो 200 बंदे छूट गए, हम काउंटिंग नहीं कर पाए। तो ऐसे में अगर किसी का नुकसान होगा तो न्यायालय इसके आधार पर दंडित करेगा। क्लियर हो गया? 3 हो गए। चौथा, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, इसे बोलते हैं प्राधिकार का दुरुपयोग। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा किसी पद पर है और वह पद पर रहते हुए अपनी पावर का मिसयूज करता है तो उसे एब्यूज ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। मिसयूज करता है। आपको एग्जांपल तो देता हूं। आज से कुछ दिन पहले की बात है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, एक बार की बात है, लखनऊ में एक एप्पल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति एक एक्सयूवी गाड़ी से एक लड़की महिला के साथ रात के करीब निकल रहे थे मीटिंग के मामले से या किसी भी मामले से। तो एक सिपाही ने उन पर गोली चला दी थी और वो एप्पल कंपनी में काम करने वाला बंदा खत्म हो गया था। तो उनके ऊपर न्यायालय ने इसके आधार पर दंडित किया था कि आपके पास मिसयूज करने का अधिकार नहीं था गोली चलाने का। आपने गोली कैसे चलाई भाई? आपके पास क्या मजिस्ट्रेट का वारंट था या आपको किसी सीनियर ने ऑर्डर दिया था, वगैरह वगैरह। सामान्यतः पुलिस को इस प्रकार किसी के ऊपर गोली चलाने का अधिकार नहीं है ना, जब तक आपको कोई भी प्रूफ ना हो आपके पास। तो अर्थात जब भी कोई ऐसे मिसयूज करेगा तो उसमें इस प्रकार दंडित किया जाएगा। चौथा, एरर ऑफ प्रोसीजर, इसे बोलते हैं प्रक्रिया की गलती। प्रक्रिया की गलती का मतलब होता है जो हमने प्रोसेस मेंटेन किया है वो रियल में फॉलो ना हुआ हो, मतलब जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हुआ हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सूरज अस्त होने के बाद, मतलब सूरज ढल जाए तो पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट करेगी तो मजिस्ट्रेट का वारंट होना जरूरी है। यदि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तारी करेगी तो पुलिस पर यह प्रक्रिया चलेगी। मान लो पुलिस वाले रात को 9 बजे आके मुझे अरेस्ट करके ले गए, तो क्या मेरे अधिकारों का हनन हो गया? पुलिस के पास वारंट नहीं था, तो मैं जो अदालत जाऊंगा और अदालत मेरी जो जान बचाएगी वो इसके माध्यम से बचाएगी। अर्थात मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब बात आती है, स्कोप समझ में आ गया? 5 तरीके का है, ठीक है। अब बात आती है लिमिटेशन, सीमाएं क्या हैं, कि न्यायालय का नियंत्रण प्रभावी इफेक्टिव है या नहीं। अब एक बात सीधी सी है, पहले प्रैक्टिकल बात करते हैं। यार मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इन चीज़ों में आप कोर्ट जा सकते हो, रूल ऑफ लॉ होता है, सब कुछ बताया। अच्छा लग रहा है ना? बड़ा अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही होगी कि चलो भारत कितना अच्छा देश है, यहाँ न्याय मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये बातें किताबों में लिखी हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं न्यायालय इफेक्टिव काम कर पाता? उसके पीछे पहला कारण, क्योंकि भारत की जो जनता है वो जागरूक नहीं है और या अवेयर नहीं है, मतलब उसको न्यायालय का प्रोसेस नहीं पता, उसको न्यायालय के नियम कायदे नहीं पता, कि उसको ये नहीं पता। अगर मान लो एक किसान की बात करता हूँ जो गांव में रहता है, पुलिस वाले चोरी या डकैती या बलात्कार के मामले में गिरफ्तार कर लें, उसे बेचारे को पता नहीं है, सच्चाई में उसे पता नहीं है कि इसके लिए उसे कहाँ पर जाना है, कौन सी अदालत जाना है, कैसे जाना है, क्या जाना है। पहला फैक्टर। दूसरा, पहला यहां तक समझ में आ गया, ये ऊपर नियम थे। अब मैं समस्या बता रहा हूं। पहला ये हो गया। अब दूसरे, सेकंड, भारत का जो जुडिशियरी है उसका जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। बहुत स्लो का मतलब है न्यायालय की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उसमें न्याय मिलते मिलते 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है।
उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को सरकार ने पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्याय मिलते मिलते 20 साल लगेंगे। आप बताओ, क्या 20 साल में न्याय मिलेगा? तो किसी का न्याय पर विश्वास होगा? नहीं, क्योंकि कहावत है, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय होता है। इसलिए न्याय टाइम पर मिलना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा, बहुत ही महंगी या कॉस्टली प्रोसेस है। एक बात बताओ, आपके पुलिस पकड़ ले गई, आपको अदालत जाना है, तो पहले वकील से कांटेक्ट करो। वकील एक एक तारीख के या केस लड़ने के शुरुआत नहीं 10-10, 15-15 हज़ार लेगा। 5 तारीख पड़ गई तो 5-5 हज़ार रुपये लेगा एक एक तारीख की। अब आप बताना, एक आम आदमी जो सुबह शाम अपना चूल्हा जला पाता है, महीने में 5-7 हज़ार रुपये कमा पाता है, अगर पुलिस उसे झूठे मुकदमे में फंसा दे तो वो कैसे बचेगा? सोच के देखिए, इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन तो गरीबी रेखा से नीचे है, उसके आसपास है। तो क्या आम व्यक्ति ऐसा कर सकता है? और दूसरा, अगर मिडिल क्लास की फैमिली भी कोर्ट में फंस जाए तो उसके लिए संभव नहीं है कि खर्चे को झेल ले। इसीलिए लोग अदालत में जाने से बचते हैं, इसीलिए लोग अदालत के पास जाते नहीं हैं। ये गांव देहात के लोग, ये सामान्यतः आम व्यक्ति कहता है कि कभी भी अदालत के चक्कर मत पड़ो। इसीलिए कहता है कि पुलिस को 100-150 रुपये, 500 रुपये दे के मामले को रफा दफा करो। यही कारण है कि पुलिस इसका दुरुपयोग करके लोगों को फंसाने की कोशिश करती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। एक उत्तर प्रदेश का एक इटावा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक बाबा को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया था। इटावा में बाबा थे, बाबा नहीं, करीब एक व्यक्ति था 40-45 साल का, चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसको अंदर कर दिया। वो किसी भी तरीके से केस लड़ता रहा और धीरे धीरे उसने सारी जमीन जायदाद अपनी बेच दी, सब बेच दिया। क्यों? केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे। वो चाहता था बाहर हो जाए। करीब 60-62 साल की जब उम्र थी तब उसकी अदालत का फैसला आया और अदालत ने कहा, जज ने कहा कि आज आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। बाबा खुश हुआ। सबसे पहले तो बाबा ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं बच गया। और जब कटघरे से बाहर निकला तो बाबा चिल्ला के कहता है, जज साहब तुमने मेरी जान बचा दी। जज साहब, मैं भगवान से दुआ करूँगा, मंदिर में पूजा करूँगा कि जज साहब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ, तुम दरोगा बन जाओ। वहाँ पे वकील खड़ा था। वकील ने कहा, बाबा पागल हो गए हो क्या? बाबा ने कहा, क्यों? अरे बाबा, दरोगा से बड़े होते हैं जज, दरोगा जैसे तो 150 घूमते हैं इनके आगे पीछे। तो बाबा ने कहा, नहीं वकील साहब नहीं, दरोगा बहुत बड़ा आदमी होता है, जज तो बहुत छोटा है, ये काला कोट वाला। वकील ने कहा, कैसे? क्योंकि आज जब मेरे पे जब केस लगा था तो दरोगा ने कही थी कि 5,000 रुपये दे दे, आज केस रफा दफा कर दूंगा। तो जज बड़ा हुआ कि दरोगा 5,000 रुपये में केस उसी दिन रफा दफा कर रहा था और जज को रफा दफा करते करते 17 साल लग गए। तो मेरी नज़र में दरोगा बड़ा है, जज नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, इसको दिल पे मत लेना, लेकिन सच्चाई यही है। और इसी कारण भारत की जेलों में बहुत सारे लोग निर्दोष बंद हैं, जो पुलिस मजबूरी में उनको बंद कर देती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो बंद हैं और केस लड़ नहीं सकते। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट। तीसरा, कोर्ट जो होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, जज, जुडिशरी, आईपीसी, सीआरपीसी के तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं लाइक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम कैसे चलाता है, बाकी चीज़ों को एसपी कैसे मैनेज करता है, फाइनेंशियल चीज़ें क्या होती हैं, मेडिकल चीज़ें क्या होती हैं, जज इनको नहीं जानता, इसलिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए मेरा मर्डर हो गया। क्लियर है? जज ने कहा, मेरे पिताजी ने केस लड़ा, जज ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ। डॉक्टर ने मेरी मेडिकल रिपोर्ट बनाई, उसमें डॉक्टर चाहे तो लिख देगा कि इसको गोली मार के हत्या की गई है, लेकिन क्रिमिनल चाहे तो डॉक्टर को 50,000 रुपये दे दे, उसमें लिखवा दे कि जहर खा लिया था इसने। अब एक बात बताऊं, अब जज के सामने जब ये मेडिकल रिपोर्ट जाएगी ना, जहर खा लिया था, तो जज उसी को सही मान लेगा, क्योंकि जज एक्सपर्ट नहीं है। जज डॉक्टर पर विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है, उन्हें तो जो लिखा आ गया वही स्वीकार करना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसीलिए जुडिशियल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। अगला प्रॉब्लम, जज मौका वारदात पर नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ,
जज वहीं पे फैसला सुनाएगा, जाएगा नहीं, जाने के लिए किसी बंदे को भेजेगा कि चेक करके आओ क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, पता करके आओ वहाँ पे शराब की दुकान थी या नहीं थी, और जिसको भेजेगा और वो बिक गया तो। इसीलिए जुडिशरी यहाँ पर भी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। दूसरा जुडिशरी अपनी तरफ से इंटरफेयर नहीं करती, अपनी तरफ से। इसका मतलब न्यायालय कभी भी अपनी तरफ से इंटरफेयर नहीं करेगा। आपका मुकदमा है तो आपको अदालत आना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये भी हुआ, आप रोड पे पिट रहे हो, 5 आदमी आपको पीट रहे हैं, पुलिस सामने खड़ी देख रही है और सामने से जज की गाड़ी निकल जाए, आप चिल्लाओगे जज साहब बचा लो, तो जज यही बोलेगा अदालत में आ जाना। ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसीलिए जुडिशियल कंट्रोल यहाँ पर भी इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशरी का कंट्रोल भी पोस्टमार्टम कंट्रोल होता है उसकी लेजिस्लेटिव कंट्रोल की तरह। क्यों? मैं मर गया, न्यायालय ने 10 साल बाद बोला कि सामने वाले को जेल भेज दिया जाए और इसको 50,000 मुआवजा दिया जाए फैमिली को। एक बात बताओ, क्या 50,000 के मुआवजे से मैं जिंदा हो जाऊंगा? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ये पोस्टमार्टम की तरह होता है, व्यक्ति के नुकसान की भरपाई नहीं करता। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि एक बात बताओ, आप सुबह उठते हो और रात को सोते हो, सुबह से लेकर शाम तक आपके सामने बहुत सारे काम आते हैं, लाइक वेलफेयर एक्टिविटी, पुलिस एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी, मेडिकल एक्टिविटी, कोरोना क्राइसिस नया है। अब ऐसे में कितने मामले हैं, कहाँ कहाँ आप कोर्ट में जाओगे? उपभोक्ता के मामले, आप किन किन को कोर्ट में घसीटोगे? एक प्रैक्टिकल बात भी तो है। इसीलिए जुडिशरी इतने सारे कारणों तथा अन्य कारणों से उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं जुडिशियल कंट्रोल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कल लेजिस्लेटिव कंट्रोल बताया, वो देखने में अच्छा था, रियल में अच्छा नहीं था। आज जुडिशियल कंट्रोल बताया, वो भी देखने में अच्छा है लेकिन रियल में अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल? कमेंट। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण जितना सैद्धांतिक अच्छा है उतना प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। यही क्वेश्चन बनता है। आज जुडिशियल कंट्रोल करा दिया, कल मैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कराऊंगा और फिर बताऊंगा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्यों अच्छा है और क्यों नहीं है। फिर बताएंगे पब्लिक कंट्रोल क्यों अच्छा है और क्यों नहीं है। चारों हो जाएंगे। फिर उसके बाद सजेशंस देंगे कि देश के कल्याण अथवा देश के विकास के लिए हमें कंट्रोल को कैसे और अच्छा मजबूत करना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया हो तो बताइएगा, नहीं समझ आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा कि सर समझ नहीं आ पा रहा, आप ये सुधार करो, फिर मैं सुधार कर लूंगा अपने में। बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं।